ये हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में पेज नंबर 56 है। इंग्लिश में पेज नंबर 56, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है। पेज नंबर 56, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, चैप्टर 5 है आपके इंग्लिश का। चैप्टर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मतलब एक अलग तरह का स्कूल, ठीक है। इसका नाम क्या है इस चैप्टर का? ईवी ल्यूकास, ठीक है। ईवी ल्यूकास ने इस चैप्टर को लिखा है। जो राइटर है वो है ईवी ल्यूकास। चैप्टर समझते हैं। चैप्टर में क्या बोल रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में? आई हैड हर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस भीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। देखो, मिस भीम का स्कूल है। मिस भीम एक स्कूल चलाती है। मिस भीम कौन है? मिस भीम एक लेडी है। एक लेडी है जो कि एक स्कूल चलाती है। मिस भीम क्या चलाती है? एक स्कूल। अच्छा, ये आई करके कौन बोल रहा है चैप्टर में? देखो, आई से, आई हैड हर्ड, आई करके कौन बोल रहा है? मैं कौन? राइटर। तो राइटर क्या बोल रहा है? मैंने मिस भीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। पर पिछले हफ्ते तक तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। मतलब कोशिश करता था उनके स्कूल में जाऊं, देखूं, पर मैं लास्ट वीक तक तो जा ही नहीं पाया। फिर सेकेंड पैराग्राफ, when I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12। कह रहा है लास्ट वीक तक मेरे को मौका ही नहीं मिला जाने का। अब सेकेंड पैराग्राफ, अब फाइनली राइटर उस स्कूल में गया है। देखो, मिस भीम का एक स्कूल था, उसका बहुत नाम था। मिस भीम का स्कूल का नाम क्यों था, अब वो आपको पता चलेगा कि उसका स्कूल फेमस क्यों था मिस भीम का। तो राइटर क्या बोल रहा है? फिर मैं पिछले हफ्ते उसके स्कूल गया, आखिर गया। तो जैसे ही वो स्कूल के अंदर गया, उसने जाते ही क्या देखा? When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12। कह रहा जैसे ही स्कूल में घुसा ना, कोई दिख ही नहीं रहा था। एक 12 साल की लड़की दिखी। कौन दिखी? 12 इयर्स की लड़की। किसको दिखी? राइटर को। आई मतलब राइटर खुद बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है मैं जैसे ही स्कूल में घुसा ना, तो मुझे एक 12 साल की लड़की दिखी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। उस लड़की की आंख किससे बंधी हुई थी? बैंडेज से, मतलब पट्टी लगी हुई थी। बैंडेज मतलब पट्टी। तो यहाँ देखो, लड़की की आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है। ये बैंडेज बंधी हुई है लड़की की आंख पे। तो ये बैंडेज बंधी हुई थी। सो her eyes were covered with a bandage and she was being carefully led between the flower beds by a little boy। और उसको चला के कहाँ से ले जा रहा था लड़का? उसको गार्डन से ले जा रहा था, फ्लावर बेड से ले जा रहा था। और मतलब फ्लावर बेड मतलब गार्डन से नहीं, पूरा गार्डन, फूलों वाले गार्डन से ले जा रहा था। फ्लावर बेड का मतलब गार्डन ही समझ लो। फ्लावर बेड मतलब फूलों के ऊपर पर से ले जा रहा था। बिटवीन द फ्लावर बेड्स मतलब दोनों तरफ फ्लावर्स नहीं होते हैं, फिर उनके बीच में से ले जा रहा था सड़क से। A little boy who was about 4 years younger। वो लड़का 4 साल छोटा था उस लड़की से। She stopped and it looked like she asked him what had come। He seemed to be describing me to her। Then they passed on। फिर अचानक से वो लड़की रुक गई और उसने पूछा कि भाई कौन आया। उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि कौन आ गया बीच में। तो वो मतलब वो लड़का फिर बताता है कि सामने एक आदमी खड़ा है, ठीक है। वो राइटर वहीं खड़ा था, तो लड़की को महसूस हो गया कि यहाँ कोई खड़ा है। तो लड़की ने लड़के से पूछा कि भाई कौन आ गया। तो उसने बताया कि ऐसा एक आदमी आया है, और ऐसे वो बोल के आगे बढ़ गए, ठीक है। लड़की कितने साल की है? 12 इयर्स। लड़का कितने साल का है? 4 इयर्स यंगर, मतलब 4 साल छोटा, मतलब 8 साल का। तो एक 12 साल की पट्टी लगी हुई लड़की को, बैंडेज लगी हुई लड़की को, मतलब आंखें बंद थी, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। उसको मदद कौन कर रहा था? उससे छोटा, 4 साल से छोटा लड़का, और उसे हेल्प मांग रही थी। उसे बता रहा था भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बीच में दिख रहा है, वो उसको सब बता रहा था। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority।
अब वो आदमी जो आया था स्कूल देखने, कौन स्कूल देखने आया है? ईवी ल्यूकास, ठीक है, जो राइटर है वो ये मिस बीम का स्कूल देखने आया है। तो थर्ड पैराग्राफ में बोल रहा है कि मिस बीम का स्कूल वैसा, मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने मन में सोचा था। उसने कैसे सोचा था मिस बीम के बारे में? कि मिस बीम मिडिल एज्ड होंगी, फुल अथॉरिटी वाली होंगी, ठीक है, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब मिडिल एज मतलब बीच की उम्र, ठीक है, मतलब 35-40 ऐसे, इस तरह से 40 के आसपास। सो 35-40 ऐसे मान लो ना। सो मिडिल एज होंगी 40, आप 40 के ऊपर वाले को मिडिल एज बोल सकते हो, ठीक है। सो मिडिल एज, इसके बाद फुल ऑफ अथॉरिटी। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब पूरे पावर वाली, सब पे पूरा पावर रख रही थी। अथॉरिटी मतलब सब सारे अथॉरिटी मतलब सारी जो पावर थी उसके पास ही थी स्कूल की। तो फुल ऑफ अथॉरिटी। मिस बीम कैसी थी? मिडिल एज थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, मिडिल एज थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी और काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग थी। काइंडली और अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ही समझदार थी। काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। काइंडली मतलब कहते हैं ना काइंड है बहुत, मतलब सबसे बहुत ज्यादा कहते हैं ना कोमलता से बात करती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार थी, मतलब सामने वाले को समझती थी वो। काइंड मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, कोमल नेचर की थी और सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम समझती थी। Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. अच्छा, और वो हर हेयर वॉज टर्निंग ग्रे, उसके बाल कैसे थे? ग्रे। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये सारा मिस बीम की बात कर रहा है। उसके बाल कैसे हो गए थे? उसके बाल ग्रे हो रहे थे, ठीक है, ग्रे बाल थे, बाल ग्रे थे। और एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। मतलब और उसकी फिगर कैसी थी? प्लम्प थी। प्लम्प का मतलब फैट, प्लम्प का मतलब होता है फैट थी, मतलब वो फैट थी। तो मतलब किसी ऐसी फिगर थी। शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम। मतलब जो भी बच्चा जो घर को याद करता था वो बिल्कुल मतलब कंफर्ट देती थी वो हर बच्चे को। मतलब होम सिक चाइल्ड मतलब जो बच्चा घर को याद करता था उसे कंफर्ट करती थी। उनकी फिगर कैसी थी? प्लम्प थी और वो हर बच्चे को कंफर्टेबल बनाती थी। हर बच्चे को मतलब किसी बच्चे को घर की याद आती थी उसे समझाती थी। I asked some questions about her teaching methods which I had heard were simple. अब इसके स्कूल के टीचिंग मेथड्स के बारे में, राइटर है ना क्या करने आया था? वो स्कूल के बारे में जानने आया था। क्यों? क्योंकि राइटर ने स्कूल की बहुत तारीफें सुनी थी। कौन था राइटर? ईवी ल्यूकास। सो ईवी ल्यूकास ने इस मिस बीम के स्कूल की बहुत तारीफें सुनी थी, तो वो स्कूल को देखने आया था। तो उसने स्कूल के बारे में जानकारियां पूछना चालू किया, स्कूल के बारे में उससे पूछना चालू करा। सो सबसे पहले वो उसने पूछा कि भाई मतलब उसने क्या सुना था? उसने सुना था कि इसके स्कूल में पढ़ाने के तरीके बहुत ज्यादा सिंपल है, ये बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं इसके स्कूल में। तो वो उससे क्वेश्चंस पूछने लगा उसके बारे में। किसके बारे में? स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछने लगा? सिंपल क्वेश्चंस पूछने लगा। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, multiplying and writing. Reading to them and by interesting. अच्छा, no more than is needed to help them to learn how to do things. ठीक है, क्या बोल रही है? अब वो बता रही है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। उसने क्या बोला? क्या बता रही है मिस बीम कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में? कहती है हम सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं बच्चों को। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग करना सिखाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करना सिखाते हैं, मल्टीप्लाई करना और राइट करना भी सिखाते हैं। ठीक है, लिखना पढ़ना सब सिखाते हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और क्या बोल रहा है? बाकी हम रीडिंग करते हैं और फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं। ड्यूरिंग टू विच दे हैव टू सिट स्टिल and keep their hands quiet. They are practically no other lessons.
मतलब हम बहुत ज्यादा पढ़ाते नहीं है बच्चों को, हम भाई उनसे बातें करते हैं, उनको स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई, लिखना सिखाते हैं, फिर हम चीजें पढ़ के सुनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जब भी हम बातें करें बच्चों के साथ, उनको अपने हाथ एकदम ऐसे शांत रख देने, ऐसे बंद, ठीक है, मतलब उनको हाथ वाथ नहीं हिलाने हैं। और बाकी हम कुछ उनसे खास नहीं कराते। उसने क्या बोला, हमारे स्कूल में हम बच्चों से बहुत पढ़ाई नहीं कराते हैं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्पेलिंग और चीजें रीड करके बताते हैं, ठीक है। सो फिर 5th पैराग्राफ में, The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. बोले ये स्कूल खाली पढ़ाई के लिए नहीं है, हमारा पढ़ाई तो बोले बच्चे को आ जाएगी, मेन मकसद स्कूल का क्या है, द रियल एम, एम मतलब स्कूल का मकसद। सो रियल एम ऑफ द स्कूल, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का मेन काम क्या है, एम, इस स्कूल का मेन काम क्या है, द रियल एम इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू, मतलब बहुत पढ़ाना लिखाना स्कूल का काम नहीं, पर क्या काम है, थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस मतलब बच्चा सोचने लगे, ठीक है, बच्चा सोचने लगे, थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थॉटफुलनेस, kindness and responsible citizens. thoughtfulness, kindness और responsible citizen, कि भाई बच्चा अच्छा समझदार हो, काइंड हो, मतलब सबके साथ प्यार से रहे और रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे स्कूल का काम ये है, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो राइटर को बोलती है चलो विंडो, खिड़की से बाहर जाके देखें। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो जैसे ही विंडो पे गए, आई वेंट टू द विंडो, जैसे विंडो पे गए, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। सो जैसे ही विंडो पे गए, विंडो पे क्या दिखा, मिस बीम राइटर को बोलती है यहाँ मेरी विंडो से बाहर देखो, ठीक है। तो विंडो से बाहर देखा तो वहां पे क्या दिखा, बड़ा सा गार्डन और उसके पीछे प्लेग्राउंड, ठीक है। बड़ा सा गार्डन, खेलने का एक बड़ा सा गार्डन दिखा, बड़ा सा खेलने का गार्डन दिखा और उसके पीछे क्या दिखा, प्लेग्राउंड दिखा, ठीक है। बड़ा सा गार्डन, उसके पीछे क्या दिखा, प्लेग्राउंड दिखा। So which overlooked a large and a playground and what do you see, Miss Beam asked. अब मिस बीम ने राइटर से पूछा आपको क्या दिख रहा है बाहर, तो राइटर क्या बोलता है, कौन राइटर, राइटर का नाम क्या है, कौन, ईवी ल्यूकास। ईवी ल्यूकास कहाँ गया था, मिस बीम का स्कूल देखने गया था। क्यों, क्योंकि उसने बहुत तारीफें सुनी थी। मिस बीम के स्कूल में कैसे पढ़ाई होती थी, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था, बच्चों को समझदार बनना सिखाया जाता था, काइंड, सबसे अच्छे से रहो वैसा सिखाया जाता था, मतलब बच्चों को जिंदगी की, जैसे जिंदगी की ट्रेनिंग दी जाती थी, भाई बच्चों को कैसे रहना है लाइफ में। पेज नंबर 58 पे हूँ मैं, पेज 58 आपकी एनसीईआरटी, पैराग्राफ 7। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, पेन्स मी दॉट टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब क्या बोल रहा है कि आपका ग्राउंड तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। कौन बोल रहा है, राइटर, कि मैं आपका ग्राउंड तो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत सारे जो खेल रहे हैं बच्चे, खुश हैं, वो मेरे को पेन दे रहे हैं। पेन मतलब मेरे को दर्द हो रहा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को देख के। क्यों कह रहे हैं, वो कह रहा है कि सारे बच्चे आपके हेल्दी और एक्टिव नहीं हैं, हेल्दी और एक्टिव सारे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, कि आपके स्कूल में सारे बच्चे हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। कह रहे बच्चों को खेलते हुए खुशी तो बहुत हो रही है देख के कि बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, पर आज आपके सारे बच्चे ना एक्टिव हैं ना हेल्दी हैं, मुझे दुख हो रहा है इस बात का। तो वो बता रहा है कि जब मैं आपके स्कूल में एंटर हुआ तो मैंने देखा एक बेचारी छोटी सी बच्ची,
उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो उसके आंखों में जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो उसकी पट्टी बंधी हुई थी। सो अभी मेरे को दिख रहा है 2 और बच्चे नीचे ग्राउंड में, उनको भी पट्टी बंधी हुई है। मतलब आपके स्कूल में हेल्दी बच्चे या एक्टिव बच्चे नहीं हैं। और देखो कह रहा है, देखो मतलब एक लड़की को तो क्रच लेके चलना पड़ रहा है, CRUTCH। क्रच मतलब वो बैसाखी नहीं, वो बैसाखी जो जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है, पैर से लंगड़े होते हैं, सो वो बैसाखी लेके चलते हैं ना, वैसे 2 ऐसे डंडियां। सो बोले देखो बैसाखी लेके चल रही है। सो वॉचिंग द अदर्स एट प्ले शी सीम्स टू अ होपलेस क्रिपल। कह रहा है वो बेचारी लड़की सबको देख रही है, मतलब उसको लग रहा होगा कि मैं ही अपाहिज हूँ। तो मिस बीम हंस पड़ी जोर से। राइटर क्या बोल रहा है, आपके प्लेग्राउंड में सारे बच्चे खेल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर मैंने आपके स्कूल में 3 ब्लाइंड लड़कियां देखी हैं और एक कौन देखी है, एक मैंने एक लड़की क्रिपल देखी है। क्रिपल मतलब पैर से लंगड़ा, ठीक है, मतलब क्रिपल देखी है। सो मिस बीम लाफ। अब मिस बीम जो है वो हंस पड़ी। मिस बीम कौन थी, उस स्कूल की प्रिंसिपल थी जो स्कूल राइटर देखने आए थे, और मिस बीम ने उनको बोला नीचे ग्राउंड पे देखो सारे बच्चे, तो वो उसने देखा तो उसने कहा मुझे दुख हो रहा है ऐसे बच्चे देख के, तो मिस बीम हंस पड़ी। Oh no, she said, she is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. तो वो हंस पड़ी और उसने कहा कि जो आप लंगड़ी लड़की देख रहे हो वो लेम नहीं है। लेम मतलब वो लंगड़ी नहीं है, जो आप लंगड़ी लड़की देख रहे हो वो लंगड़ी नहीं है। एक्चुअली आज तो उसका लेम डे है। लेम LAME, लेम मतलब भाई पैरों से अपाहिज, तो अपाहिज लड़की नहीं है, आज तो उसका लेम डे है। और बाकी की जो तुमने 3 बच्चे देखे ना जो अंधे थे, वो एक्चुअली अंधे नहीं है, उनका आज ब्लाइंड डे है। जैसे डेज नहीं मनाए जाते हैं, सो बोल रही भाई ब्लू डे, ब्लैक डे, तो वैसे इनका लेम डे, ब्लाइंड डे ऐसे होता है इनके स्कूल में। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। अब बोले मैं तो हैरान ही हो गया उसको सुन के, और ये फिर से जोर से हंसने लगी मिस बीम। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand. We make them share in misfortune too. कह रही थी यही तो मेरे स्कूल की खासियत है। इसके स्कूल की खासियत क्या है, इसके स्कूल में ये खासियत थी, वो चिल्ड्रन को, जो बच्चे थे, बच्चों को वो समझाना चाहते थे कि कभी आपके साथ कुछ हो जाता है या किसी के साथ भी कुछ होता है तो कैसी फीलिंग आती है और दूसरे को हेल्प कैसे करने का। जैसे देखो कई बच्चे ब्लाइंड होते हैं, कई लेम होते हैं, तो वो उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाता है तो उनको तकलीफ आती है। तो कह रही थी ये हमारे स्कूल के सिस्टम का पार्ट है, हम जानबूझ के बच्चों को ऐसे एक दिन के लिए उनको ऐसी कमी वाला, भाई जैसे आप अंधे हो जाओ तो क्या होगा, तो बाकायदा उनके मुंह पे एकदम डार्क पट्टी बांध देते हैं आंखों पे, ताकि बच्चे को कुछ दिखे ही ना, ठीक है। तो उसको एक दिन ऐसा उसको फीलिंग आए, उसको पता लगे कि जो ब्लाइंड बच्चे वो कैसे चलते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरे बच्चे उसकी मदद करें। कभी किसी बच्चे के पैर लंगड़े कर देते हैं, भाई तू पैर ऊपर करके ही चलेगा पूरा दिन, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे दिन बनाते हैं स्कूल में, ताकि बच्चों को पता लगे कि कभी मिसफॉर्चून मतलब कभी आपके साथ किस्मती से, मतलब कभी बदकिस्मती हो जाए, कभी कुछ बुरा हो जाए तो आप समझ पाओ। और कुछ नहीं, कभी भगवान करे कुछ ना हो आपके साथ, पर कभी आप किसी ऐसे इंसान को देखो तो आप कम से कम हेल्प करो उसकी, ठीक है। क्योंकि आपने खुद ने ये किया हुआ है। आप जैसे स्कूल में ये ब्लाइंड करा रही थी तो उसने देखा ना भाई ब्लाइंड वाली लड़की को हेल्प लेके चलना पड़ा था, तो जो ब्लाइंड बनी थी उसको पता है ना कि हेल्प के बिना नहीं चल पाएगा ब्लाइंड। तो कभी ऐसे हो तो कह रही थी हम जानबूझ के ऐसे करते हैं ताकि बच्चों में ये भाई वो और उनको पता लगे कि भगवान ने उनको कितना अनमोल तोहफा दिया है। भगवान ने उनको आंखें सलामत दी हैं, पैर सलामत दिए हैं, हाथ सलामत दिए हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं देखो कि अगर कोई अंधा हो जाए तो उसको कितनी तकलीफ होती है, कोई लंगड़ा हो जाए कितनी तकलीफ होती है, हाथ चले जाए कितनी तकलीफ होती है। तो हम बच्चों को एक एक ऐसे दिन, पूरा दिन ऐसे ही रखते हैं जैसे उनको पता लगे भगवान ने उनको कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, ठीक है। आप कई बार भगवान के आगे रोते हो कि भाई हमें तो ये नहीं है, हमें तो वो नहीं है, हमें ये गेम नहीं है, वो नहीं है, पर भगवान ने आपको कंप्लीट बनाया है, पूरा बनाया है, आप वो तो देखते ही नहीं हो। तो मिस बीम के स्कूल में वही एहसास कराते हैं बच्चों को,
उनको एक दिन पूरे दिन के लिए अंधा बना देते हैं। उनको अंधा बनाने का मतलब उनके मुंह पे पट्टी बांध देते हैं, आंखों पे लंगड़ा बना देते हैं, तो पैरों पे पट्टी मतलब पैरे बांध देते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ताकि बच्चों को पता लगे कि भगवान ने उनको कितना अच्छा शरीर दिया है और जिनको नहीं दिया है उनकी हेल्प करें। Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, one dumb day। क्या बोली? हर बच्चे को देखो, हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड बनना पड़ता है, एक दिन लेम मतलब एक दिन लंगड़ा बनना पड़ता है, वन डेफ डे एक दिन बहरा बनना पड़ता है, वन इंजर्ड डे एक दिन उसको घायल बनना पड़ता है और एक दिन उसको डम्ब बनना पड़ता है, ठीक है, गूंगा बनना पड़ता है। तो इस तरह से 5 मतलब हफ्ते के 5 दिन बच्चों को अलग अलग ये करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेड एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। अच्छा, अब क्या है, क्या बोल रही है कि भाई जिस दिन समझो अंधा बनने का दिन है, ब्लाइंड डे है, तो उस दिन बच्चों की आंखों पे बैंडेज बांध दिया जाता है। बैंडेज मतलब पट्टी बांधी जाती है और उनसे प्रॉमिस लिया जाता है, ऑन देयर ऑनर मतलब उनसे प्रॉमिस लिया जाता है कि वो चीटिंग नहीं करेंगे, भाई वो बैंडेज रखेंगे पूरा दिन। फिर द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, ठीक है। अब बोले उनको जो ये बैंडेज है, ये जो आंखों में पट्टी है, वो हम रात को ही बांध देते हैं, सोता है ना उसी टाइम बांध देते हैं ताकि वो सुबह उठे, उसको सुबह हर एक के काम में तकलीफ हो तो हम दूसरे बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें इनकी मदद करनी है। सो उनको हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इससे दोनों जने बहुत सीखते हैं, जो ब्लाइंड बना है वो भी सीखता है और जो उसकी हेल्प करता है वो भी सीखता है। वो कह रही है कि ये करने में कोई तकलीफ नहीं है भाई, ये करने में कुछ बुराई नहीं है भाई, हर कोई बहुत अच्छा है और मतलब एक गेम की तरह खेलते हैं। कह रही है जैसे दिन पूरा होता है, मतलब पूरा दिन जो भी ब्लाइंड बना है, किसी ने हेल्प की, समझो पूरा दिन पूरा हुआ, तो जो बच्चा कुछ केयरलेस होता है, मतलब किसी की परवाह नहीं करता है, वो बच्चा भी समझ जाता है कि भाई खराब किसी पे खराब किस्मत हो जाए, खराब चीज हो जाए तो क्या होता है, बदकिस्मती हो जाए तो क्या होता है। मतलब फिर जो केयरलेस चाइल्ड होता है वो भी समझ जाता है कि भगवान ने हमें कितना अच्छा शरीर दिया, हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कई बार हम ध्यान ही नहीं रखते हैं, रोड क्रॉस करते टाइम आगे पीछे नहीं देखेंगे, भागेंगे, ठीक है, ऐसे उल्टी सीधी जगहों पे जंप मार के कूद जाएंगे, ठीक है, पैर वैर टूट जाए तो वही वो बता रही है कि कभी मिसफॉर्चून हो जाए, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भाई लाइफ कितनी खराब हो सकती है। बच्चों को उसका भी एहसास हो जाता है और इसका भी एहसास होता है कि सामने वाले को हेल्प करनी है अगर किसी के साथ ऐसे होता है। फिर 11th पैराग्राफ में पेज नंबर 59 पे 11th पैराग्राफ पे हूँ। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अब क्या बोल रही है कि वो कह रही है कि अंधे बनने वाला दिन सबसे खराब दिन होता है, मतलब मेरे हिसाब से मिस बीम बोलती है जो द ब्लाइंड डे इज द मोस्ट वर्स्ट, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते, आपको दूसरे की ही मदद लेनी पड़ेगी। पर बोले बच्चे बोलते हैं उनको डम्ब डे खराब लगता है, DUMB, डम्ब मतलब चुप रहने वाला दिन, ठीक है, उनको वो दिन खराब लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिन मतलब हम मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते ना, मुंह पे श्वास कैसे लेंगे, तो मुंह पे तो पट्टी हम बांधते नहीं है, तो उनको खुद से चुप रहना पड़ता है। आंखों पे तो क्या पट्टी बांध दी तो देखना ही नहीं, आंखें बंद डार्क कपड़े से पट्टी बांध दी, पर मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते हैं, तो बोले उनको खुद से चुप रहना पड़ता है। विल पावर मतलब उनको अपनी इच्छा शक्ति कंट्रोल करनी होती है, इच्छा होती है बोलने की, कंट्रोल करना पड़ता है। एंड सी इट हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। फिर वो मिस बीम, वो जो राइटर है ईवी ल्यूकास, उसको अपने गार्डन में ले जाती है और बोलती है चलो दिखाऊं कैसे होता है। तो मिस बीम कहाँ ले जाती है? एक बैंडेज लड़की के पास, मतलब एक लड़की की आंख में पट्टी है उसके पास ले जाती है और उस लड़की को बोलती है देखो ये आदमी तुमसे बात करने आया है। तो मिस बीम ने बोला और वो चली गई। उसने कहा कि तुम कभी पीप नहीं करती, पीप का मतलब कभी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करती। तो उस लड़की ने बोला नहीं ये तो चीटिंग होगी। तो
उस लड़की ने बोला पर मुझे पता नहीं था ब्लाइंड होना इतना ज्यादा कष्टदायक होता है, इतनी तकलीफ होती है अंधा होने में। आप कुछ देख नहीं सकते हो, आपको कभी भी कुछ भी लग सकता है, और इसलिए मैं चुप करके एक ही जगह बैठ जाती हूँ, क्योंकि बैठी रहूंगी तो कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। उसने राइटर ने पूछा जो तुमको हेल्पर देते हैं स्कूल भाई, तुम जिस दिन तुमको अंधे बना देते हैं फिर दूसरे बच्चे देते हैं तो उस दिन वो लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं? तो फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। बोले हाँ वो हैं, पर अभी क्योंकि मैं अंधी बनी हूँ ना तो मुझे पता है एक अंधे को क्या क्या तकलीफ होती है, तो मेरे जितना तो कोई अच्छी हेल्प नहीं करेगा, मैं बहुत अच्छी हेल्प करूंगी जब मैं दूसरों की हेल्प करूंगी। Those that have been blind are the best helper. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. बोल रही थी कि जो पहले अंधे बन चुके हैं, जो पहले जिनको पट्टी लग चुकी है ना, उनको पता है कि अंधों को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब पूरी चीजें ध्यान रखते हैं। वो कह रही थी ब्लाइंड होना बहुत तकलीफ वाली बात है, आप ट्राई करके देखोगे, राइटर को बोल रही है वो लड़की। Shall I lead you anywhere? I asked. तो राइटर उस लड़की को पूछता है मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? तो वो बोलती है हाँ, ओ यस। तो वो बोलती ओ यस, शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो वो कह रही है हाँ ले जाओ। तो कह रही है चलो हम थोड़ा सा टहल लेते हैं, लड़की बोलती है चलो हम थोड़ा सा टहल लेते हैं। यू मस्ट अबाउट थिंग्स आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। तो कह रही है कि भाई चल मैं आपके साथ थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ और आप मुझे बताना चीजों के बारे में। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, आज का दिन पूरा होगा तो मैं बहुत खुश होंगी कि मतलब आज का दिन तो बुरा है भाई, मैं अंधी बनी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज का दिन भाई। मेरा कभी मेरा पैर बांध देते हैं तो मुझे क्रच दे देते हैं, क्रच मतलब वो बैसाखियां दे देते हैं पकड़ने के लिए। तो बोले उससे चलने में तो मजा आता है, उल्टा ऐसे गेम जैसा लगता है। पर कभी ये लोग हाथ बांध देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप खुद से खा नहीं सकते हो। पर अगर बहरा बनना है तो वो भी चले, कि बहरा बनना भी चले। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। पर बोले अंधा बना दिया ना तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ठीक है। सो माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर, वेयर आर वी नाउ। कि अंधा बनाया है ना तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो हमेशा मेरा सर दर्द रहता है कि अब कहीं कुछ मुझे लग ना जाए, कहीं कुछ मुझे लग ना जाए, मैं इस डर में ही रहती हूँ। इसलिए जैसे मेरा सर ही दर्द हो जाता है जब मैं अंधी बनती हूँ। तो मुझे आप बताओ अब हम कहाँ पहुंचे, राइटर से पूछती है। इन द प्लेग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। तो वो क्या बोल रहा है, हम प्लेग्राउंड में हैं, राइटर उसको बोल रहा है प्लेग्राउंड में है हम, तो हम घर की तरफ जा रहे हैं। राइटर उस लड़की को बोलता है हम घर की तरफ जाते हैं। मिस बीम है वो एक लंबी लड़की के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब अप एंड डाउन चढ़ रही हैं। तो उसकी छोटी लड़की ने पूछा वो लड़की ने क्या पहना हुआ है, तो उसने राइटर ने बताया कि उस लड़की ने पिंक ब्लाउज पहना हुआ है, ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है, नीचे से कॉटन की स्कर्ट पहनी है, ऊपर से पिंक ब्लाउज पहना है। सो वो लड़की बोलती है मेरे को लगता है वो मिली है, और उसने कहा उसके बाल कौन से कलर के हैं, तो वो बोलता है वेरी लाइट, बहुत हल्के बाल हैं। तो यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल। ठीक है। तो उसने बोला कि वो उसका नाम मिली है और वो हमारा क्लास है उसकी हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड। तो उसने कहा कि यहाँ साइड में एक ओल्ड मैन बैठा है, बूढ़ा आदमी बैठा है और वो फूल बांध रहा है, सो रोजेस बांध रहा है। ठीक है। सॉरी। यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज 100 years old। तो वो लड़की बताती है कि वो हमारा माली है, गार्डनर है, जिसका नाम पीटर है और वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन द क्रचेस। अब राइटर बताता है कि देख अभी मेरे को एक लड़की दिखी जिसके लाल कलर के कर्ली बाल हैं
और उसने बैसाखियां, क्रचेस, CRUTCHES, क्रचेस का मतलब बैसाखी, बैसाखी से चला जाता है, मतलब जिनके पैर सलामत नहीं होते हैं, जो मतलब पैरों से अपाहिज होते हैं, जो लोग पैर भगवान ने थोड़ी प्रॉब्लम दे दी होती है या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें पैर चले जाते हैं, तो उन लोगों को बैसाखी से चलना पड़ता है, उसे इंग्लिश में क्रचेस कहते हैं। सो कह रही है एक लड़की, वो कह रहा है लाल कलर के बालों वाली एक लड़की है जो कि आज क्रचेस में चल रही है। तो वो लड़की बोलती है उसका नाम अनीता है, मतलब राइटर उसको सारे लोग बताए जा रहा है और सबके नाम बताए जा रही है, ठीक है। फिर वो 17 एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। अब वो चलते गए, ऐसे बातें करते करते चलते गए। फिर राइटर ने क्या सोचा कि मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं 10 गुना ज्यादा सोचने लग गया हूँ, मतलब पहले मैं जितना सोचता था ना उससे मैं अभी 10 गुना ज्यादा सोचने लग गया हूँ। अगर अब मुझे किसी को पता लगेगा, अब अगर मैं किसी और को कुछ समझाना चाहता हूँ तो अब मैं ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा किसी को समझाना। जब आखिर राइटर को जाना पड़ा, राइटर ने पूरा स्कूल देख लिया, उस छोटी बच्ची से मिला, मिस बीम से मिला, अब राइटर के जाने का समय आ गया स्कूल छोड़ के, क्योंकि वो तो खाली स्कूल देखने आया था। सो स्कूल छोड़ के जाने का, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। तो वो बोलता है मुझे जाने में बहुत बुरा लग रहा है, मतलब राइटर को वहां रहना इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा सब देख के, माहौल देख के उसको बहुत इतनी मजा आ रही थी, तो उसने कहा मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो मिस बीम ने क्या बोला, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो वो बोल रही है ये जो मेरे स्कूल का सिस्टम है तो उसमें तो कुछ बात है, ठीक है, मतलब किसी को जाने का मन ही नहीं करता, इतना अच्छा सिस्टम है उस स्कूल का, मतलब स्कूल में बच्चों को सोचना समझना सिखाया जाता है, समझदारी सिखाई जाती है, हेल्पफुलनेस सिखाई जाती है, केयरफुलनेस सिखाई जाती है, ठीक है। सो राइटर कह रहा है भाई मुझे तो ये स्कूल छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो वो बोलती है कि सच्ची में मेरे स्कूल में फिर तो कुछ तो खास बात है, जो मेरे स्कूल में सिस्टम चला रही हूँ ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। सो अभी हम इस तरह से अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल था जिसमें भाई बच्चों की बुद्धि ठीक करने के लिए, भाई बच्चों को समझ आया कि भाई प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, परेशानियां क्या होती हैं। आज कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मम्मी पापा फोन नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हो, कोई मार देता है, पेरेंट्स मार देते हैं, आप पागल हो जाते हो। तो कितनी देखो जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कई बच्चों को आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, वो कैसे मैनेज करते होंगे। जिसको आंख ही नहीं हो बेचारा मोबाइल ही नहीं देख पाता होगा। आप लोग मोबाइल के लिए रोते हो। सो मतलब आपको थैंकफुल होना चाहिए भगवान को, आपको पेरेंट्स अच्छे दिए हैं, आपको पूरा सही सलामत शरीर दिया है, ठीक है, आपको एक पूरा अच्छा शरीर, वो भी एक ब्लेसिंग है गॉड की, ठीक है। कोई अंधा होता है, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, ठीक है, कितनी तकलीफ होती है उनसे जाके पूछो। तो ये राइटर ने अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में आपको यही समझाया है कि भाई भगवान ने हमें ये जो अच्छा शरीर दिया है हमें थैंकफुल होना चाहिए, और जिसको नहीं दिया है उसको हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, पैर में, हाथ में, तो हंसना नहीं चाहिए, उल्टा आपको जाके मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मिसफॉर्च्यून है, ये एक दुर्घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है, आपको हेल्पफुल रहना चाहिए, ठीक है। सो यही इस स्टोरी में समझा रहे हैं, इस स्कूल के थ्रू यही समझा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम put the sentence in the right order and write them out, don't refer to the text। पेज नंबर 62 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये ए नंबर सॉल्व करो, ये ए नंबर सॉल्व करो। ए नंबर कैसे सॉल्व करोगे, आप ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में इसका आंसर लिख दो, ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिख दो, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, इसको है ना सीधा करके लिखना है आपको, उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस है, सबको सीधा करके लिखना है, ठीक है। तो ये 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, कह रहा है सबको सीधा करके लिखो, ठीक है, टेढ़े मेढ़े लिखे हुए हैं, सबको सीधा करके लिखना है। सो लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो सबसे पहले क्या आएगा,
सबसे पहले लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक वाला सेंटेंस आएगा। आप उस पे 1 डाल दो, फिर सेकेंड नंबर किस पे डालोगे? ओनली यू मस्ट टेल मी, ओनली यू मस्ट टेल मी सेकेंड नंबर डालोगे। लेट्स गो फॉर, उसके बाद ओनली यू मस्ट टेल मी वाला सेंटेंस है। थर्ड किस पे डालोगे? आई शैल बी ग्लैड, आई शैल बी ग्लैड वाला, सो आई शैल बी ग्लैड वाला फर्स्ट है वो, आई शैल बी ग्लैड। फिर फोर्थ वाला द अदर बैड डेज, अदर बैड डेज कहाँ है? लास्ट वाला, ठीक है। द अदर बैड डेज ठीक है। इसके बाद है हैविंग अ लेग टाइड अप, हैविंग अ लेग टाइड अप सेकेंड वाला, ठीक है। हैविंग अ लेग टाइड अप। सिक्स्थ वाला ये हम कर रहे हैं ए, पेज 62 का ए सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं इसको सही सीक्वेंस में कर रही हूँ, इन्होंने उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े सीक्वेंस में लिखा है। कह रहा है स्टोरी जैसे बनी है ना उसके हिसाब से उसको सीक्वेंस में रखो, ठीक है। सो हैविंग अ लेग टाइड अप, ठीक है, हैविंग अ लेग टाइड अप। इसके बाद आई डोंट थिंक आई विल माइंड, आई डोंट थिंक आई विल माइंड। इसके बाद ये वाला है आई डोंट थिंक आई विल माइंड। ठीक है। इसके बाद बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। ठीक है। सो इसको कैसे अरेंज करोगे आप? सबसे पहले कैसे अरेंज करोगे? आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मैंने सीधे अरेंज करके लिखे, आप आंसर तो सीधा टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे। सो आप ऐसे लिखना आई शैल बी सो ग्लैड, वो कौन सा नंबर है? वो थर्ड नंबर है। सबसे पहले थर्ड नंबर लगा दो, थर्ड। आप सीधा टेक्स्ट बुक में ही कर दो, या तो 3 लगा दो पहली लाइन को। फिर हैविंग अ लेग टाइड अप, हैविंग अ लेग टाइड अप, उसको 5 नंबर लगा दो, ठीक है। इसके बाद आई डोंट थिंक आई विल माइंड, उसको 6 नंबर लगा दो। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, ठीक है। सो उसको 7 नंबर लगा दो। फिर ओनली यू मस्ट टेल मी, ओनली यू मस्ट टेल मी, ये रहा ओनली यू मस्ट टेल मी, वो उसको 2nd नंबर लगा दो। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, उसको 1 नंबर दो। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। इसके बाद द अदर बैड डेज, द अदर बैड डेज, उसको 4 दे दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने डायरेक्ट आंसर सही कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 पे आपको फ्रेसेस मैच करने हैं।
पेज 63 पे देखो, ऊपर होमसिक है, होमसिक का मतलब नीचे बॉक्स में से ढूंढना है, फिर प्रैक्टिकली का मतलब नीचे बॉक्स में से ढूंढना है। ये भी आप टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। पेज 63 पे ए, ठीक है। पेज 63 पे ए करेंगे। होमसिक का मतलब क्या होता है? होमसिक का मतलब सामने आंसर लिख दो। होमसिक उस बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है। वांटिंग टू बी होम क्या होता है? वांटिंग टू बी होम मतलब जिसको घर जाना है। होमसिक मतलब घर की याद आना। जो बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं वो होमसिक हो जाते हैं, उन्हें घर की याद आती है। फिर प्रैक्टिकली का मतलब, प्रैक्टिकली का मतलब क्या होगा? प्रैक्टिकली मतलब ऑलमोस्ट, वो भी नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन, करीब करीब, ऑलमोस्ट। फिर थर्ड नंबर, इट पेन्स मी का मतलब, इट पेन्स मी का मतलब क्या होगा? इट हर्ट्स मी, मेरे को तकलीफ देता है ये। फिर अप्रिशिएट का मतलब अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज, ठीक है। अप्रिशिएट का मतलब अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। फिफ्थ नंबर, थॉटलेस का मतलब नॉट वेरी केयरिंग। बॉक्स में से ढूंढ लो, थॉटलेस का मतलब नॉट वेरी केयरिंग। सिक्स्थ, एक्सरसाइज का मतलब क्या होगा? एक्सरसाइज का मतलब होगा टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है। ये भी बॉक्स में से ढूंढना है। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। सेवंथ, रिलीफ, रिलीफ का मतलब शांति, अ वेलकम चेंज। रिलीफ का मतलब चेंज, शांति होना। अ वेलकम चेंज मतलब शांति। ये आप टेक्स्ट में ही करना, ऑब्जेक्टिव ही है ना, नोटबुक में लिखने का कोई मतलब नहीं है। गास्टली, गास्टली का मतलब टेरिबल, मतलब बहुत ही पीड़ादायक, ठीक है। सो ये आपके 8 हैं। इसके बाद अच्छा, हमने मोस्टली इसके जो छोटे मोटे थे वो कर लिए। अभी क्वेश्चन आंसर्स रहे तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज आप क्या करना, सारा चैप्टर बहुत अच्छे से रीड कर लेना। मतलब जो चैप्टर पढ़ाया है, देखो चैप्टर अच्छे से आ जाता है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आप चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना, और ये मैंने 2 ही चीजें टेक्स्ट बुक में करने के लिए दी हैं, वो टेक्स्ट बुक में ही कर लेना, ठीक है। फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। चैप्टर जरूर रीड करना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मतलब अच्छा भी लगेगा और आपका पक्का भी हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डू इट एंड सेंड मी द वर्क ऑन व्हाट्सएप। जो मैंने टेक्स्ट बुक थोड़ा बहुत काम दिया वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आज बहुत ज्यादा नहीं है, रीडिंग करना है बहुत सारा, तो वो रीडिंग खाली कर लेना। चलो, थैंक यू।